नमस्कार। एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे शख्सियतों से जो बहुत ख़ास हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिनकी वजह से वो आम लोगों से अलग नज़र आते हैं। क्या चीज़ें उन्हें ख़ास बनाती हैं? क्या उनके जीवन की यात्रा है? ये अक्सर लोग नहीं जानते। हमारा प्रयास यही रहता है कि उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ अनछुए पलों को आपके सामने प्रस्तुत करें, उन्हीं की ज़ुबानी प्रस्तुत करें। और जब भी हम किसी के जीवन यात्रा को उन्हीं के शब्दों से देखते हैं, उन्हीं के आचरण में उनको देखते हैं, उनको हमारे सामने साझा करते हुए देखते हैं, तो पता चलता है कि व्यक्ति कितना सब कुछ तय करके एक मुकाम तक पहुंचता है। आइए आज भी आज की एक मुलाकात में एक ऐसे ही खास शख्सियत से मुलाकात करवाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में श्री धान सिंह रावत जी हैं। ये उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं, साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अनेक पोर्टफोलियोज को संभालते हुए भी ये अपने कार्य को जनसेवा के प्रति, अपने आप को एक समर्पित भाव से कैसे अर्पित करते हैं, ये देखने और सीखने लायक है। आइए करते हैं माननीय मंत्री जी से मुलाकात। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। प्रणाम। पहले तो आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे सभी दर्शकों के साथ मुखातिब हो रहे हैं, इसके लिए आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। जब भी हमारे पास लोग एक मुलाकात में आते हैं, हमारे साथी जानते हैं वो एक ख़ास शख्सियत हैं, मगर ये नहीं जानते कि उन्हें क्या चीज़ ख़ास बनाती है। आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ को तो लोग देख पा रहे होते हैं, मगर ये नहीं देख पा रहे होते हैं कि उनकी यात्रा कहाँ शुरू होती है, क्या चीज़ें उन्होंने की है, क्या प्रयास उन्होंने जीवन में किए हैं, वो लोग नहीं जानते होते। तो इसलिए हमारे दोस्तों को उस बात का भी परिचय मिले। आप अपने बारे में ये बताएं कि कहाँ से आपके जड़ें हैं, कहाँ से आप आते हैं, कैसे आपका परिवार रहा, कैसी शिक्षाएं आपको मिली। मेरा नाम डॉक्टर धन सिंह रावत है और मैं जिला पौड़ी गढ़वाल है उत्तराखंड का। जी। और वहाँ एक 15 ब्लॉकों का वो जिला है। जी। और हमारा पहले थैलीसैंण ब्लॉक होता था, वो हमारा खिरसू ब्लॉक है। और हमारा जो पैतृक गांव है वो ग्राम नौगांव है, वहीं मेरा जन्म स्थान है। पढ़ाई लिखाई मेरी वहाँ प्राइमरी स्कूल में हुई, फिर इंटर कॉलेज में हुई, फिर मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अब, जी। वहाँ से मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर PhD की। और हम एक बहुत सामान्य परिवार से आए हैं। और सामान्य परिवार से आने के बाद हमारी पढ़ाई लिखाई में भी हम 5 किलोमीटर पैदल जाते थे। और जब मैं हाई स्कूल पास हुआ तब मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक जोड़ी जूते लाए, नहीं तो हम नंगे पाँव जाते थे। फिर हमने इंटरमीडिएट किया, फिर मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद फिर मैंने BA किया, BA के बाद MA किया है। तो हम बहुत सामान्य परिवेश से आए हैं। और घर में हल लगाने से लेके, घास काटने से लेके, निराई बुलाई से लेके, हर छोटे मोटे कामों में घर में रहते थे। और कभी हम ये नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक आएंगे। ये था कि वह सामान्य पढ़ाई करके फिर नौकरी करनी। जैसे एक आम आदमी का ध्येय रहता है, वैसे हम लोगों का भी था। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक छोटे से गांव से आकर जो हम लोगों ने अपना सफ़र किया, मैंने उसमें जो है कई उतार चढ़ाव आए हैं। जी। और वो उतार चढ़ाव भी ऐसे हैं कि कुछ तो बयां किए जा सकते हैं, कुछ ऐसा होता है कि अंतरात्मा में रखने पड़ते हैं। जी। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आज आपके स्टूडियो के माध्यम से अपने दर्शकों के बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। और ये उदाहरण आपकी संस्थाओं का भी है, जिस संस्था में आज मैं बैठा हूँ। और मैंने बड़े बड़े लोगों का इतिहास भी देखा है, पढ़ा भी है, अपने सामने भी देखता हूँ। जहाँ तक मेरा अपना निजी जीवन है, तो हम अपने निजी जीवन में मैं अपने पिताजी का, अपने माताजी का बहुत आशीर्वाद अपने गुरुजनों का मानता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ तक आए हैं। और जो हमारा पौड़ी जिला है वो उत्तराखंड का एक ऐसा जिला है कि जहाँ से कि 4 मुख्यमंत्री हुए हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वहाँ से हुए हैं। आपने देखा होगा कि अजय डोभाल जी आज वहीं से हैं। हमारे दूसरे जो इस समय
रावत जी थे जो चीफ ऑफ आर्मी थे, वो भी वहीं के थे। इस समय जो चौहान जी हैं वो भी वहीं के। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पौड़ी है उत्तराखंड का, वो पॉलिटिकली भी बहुत साउंड है और हर दृष्टि से वो बहुत साउंड है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन में जिस व्यक्ति के जिसने संघर्ष किया है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जब आप ये बात कहते हैं, बहुत सारे लोग संघर्ष से बचते हैं, वो सोचते हैं नहीं नहीं इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए। मगर ये बात भी सत्य है कि जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है उतना वो आगे बढ़ता है। जितने चैलेंजेस एक व्यक्ति ने फेस किए हैं वही चैलेंजेस उसे आगे ले जाती हैं। आप एक पब्लिक लाइफ में आज हैं, नेचुरली पहाड़ों से आना, इतना संघर्षरत जीवन जो स्वाभाविक रूप से करना पड़ता है, आज बहुतों के लिए वो बहुत मुश्किल लगता है। खासकर जो शहरों में लोग रहते हैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे लाइफ को। एक पब्लिक लाइफ में आने तक भी बहुत सारे संघर्ष होते हैं। आपका ये पब्लिक लाइफ के अंदर का सफ़र कैसा रहा? क्या आप पहले से जनसेवा के क्षेत्र में जुड़ना चाहते थे या किसी ने आपको प्रेरणा दी, या कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? देखिए, मैं जब इंटर करने के बाद श्रीनगर आया जी। तो श्रीनगर में मैं पहले डिप्लोमा करता था, फिर मैं ग्रेजुएशन में आया। तो वहाँ मेरी मुलाकात जो है विद्यार्थी परिषद के कारण कई छात्रों से हो गई और फिर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा 1990 में जी। और जुड़ते जुड़ते हम वहाँ रचनात्मक काम करते थे। कभी ब्लड डोनेशन का काम करते थे, कभी वृक्षारोपण का काम करते थे, कभी जो है सामाजिक कामों में लगे रहते थे। तो ये हमको पता नहीं था कि कभी पॉलिटिकल लाइन में जाना है हमको। फिर मैं विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री बना, फिर प्रदेश संगठन मंत्री बना और फिर मैं प्रचारक बना। आरएसएस का पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने कई वर्षों तक काम किया। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारे आरएसएस के जो हमारे क्षेत्र प्रचारक थे और विद्यार्थी परिषद के हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको भारतीय जनता पार्टी में हम भेजना चाह रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, आप लोगों की इच्छा, मेरी बहुत इच्छा थी नहीं। तो तब मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री बना और फिर मैं 10 साल भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री रहा। जब हम विद्यार्थी परिषद में थे तो हम पोस्टर लगाने से लेके, दीवार लेखन करने से लेके, धरना प्रदर्शन, जो भी काम होता था वो करते रहते थे। और हमने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और उस समय तो पैसे भी नहीं रहते थे। बिल्कुल। ठीक है, हम 2-2, 5-5 रुपए चंदा लेते थे, कोई 100 रुपये देता था, कोई 200 रुपये देता था। तो ऐसे हमारा सफ़र चलता था। खाने की बड़ी दिक्कत रहती थी। कार्यालय में खाना रहता था, किसी हॉस्टल में जाते थे, कहीं जाते थे। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती से जीवन जिया। लेकिन जब मैं बीजेपी में आया तो बीजेपी में आने के बाद मैं जब संगठन मंत्री था तब भी ये नहीं था कि कभी चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो 2012 में मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, इस समय के जो परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार में, नितिन गडकरी जी, और संघ के लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री थे बीजेपी के, उन सब ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था जी। फिर मैं चुनाव लड़ा, फिर मैं विधायक बना, फिर मैं मिनिस्टर बना और आज मैं दोबारा जो है उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री भी हूँ, शिक्षा मंत्री भी हूँ और सहकारिता मंत्री भी हूँ। तो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। कुछ भगवान की कृपा रही होगी, कुछ हमारे पूर्वजों के प्रारब्ध रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक हम आए हैं और जहाँ से हम लोगों ने सफ़र शुरू किया है, ये शायद ही बहुत कम उदाहरण हमारे जीवन में मिले हों, देखने को मिलते हैं। जैसे आप इतनी सारी चीज़ें आज करते हैं, एक व्यक्ति जब भी एक मुकाम तक पहुंचता है तो जैसे आपने कहे बहुत सारे चैलेंजेस और संघर्ष आपको देखने पड़ते हैं और वही चीज़ आपको आगे भी बढ़ाती हैं। लोग आज संघर्षों से घबराते हैं, कतराते हैं। खासकर हमारा युवा वर्ग एक बहुत ही आसान और एक इजी लाइफ चाहता है। अब जब आप जैसे उदाहरणों को हम देखते हैं कि इतना सब कुछ किया है, इच्छा न करते हुए भी वो सब कुछ हासिल किया, आज एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। लोग आपके पास समस्याएं लेके आते हैं, राज्यों की समस्या होती है, कहीं कहीं जनसमूहों की समस्या होती है। उन परिस्थितियों को
उन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास भी करने पड़ते हैं, कभी वो प्रयास सफल नहीं होते, कुछ होते हैं। तो उन सारे चैलेंजेस को आप कैसे देखते हैं, कैसे आप इन चीज़ों का सामना करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है, क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री भी और स्वास्थ्य मंत्री भी हूँ जी, मैं व्यक्तिगत राय मेरी कि बहुत चैलेंज स्वीकार तो नहीं कर रहे हो और बहुत कष्ट में भी नहीं रहना चाहते हैं। और अधिकांश में देख रहा हूँ कि युवा जो है उसको सामाजिक बोध और सामाजिक कार्यों से भी बहुत रुचि नहीं है। तो एक बड़ा गैप है ये। अब इसके लिए आप जैसे संस्थाएं हैं, एनएसएस है, एनसीसी है, रोबर्ट्स रेंजर्स हैं, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हमारी, इससे भी हम प्रयास ये कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि बच्चों को सामाजिक बोध से जोड़ा जाए। दूसरा चैलेंज ये हो गया है कि बच्चा क्लासरूम में भी कम आ रहा है। तीसरा ये हो गया है कि जो टीचर्स पढ़ाता है उसको 40 मिनट 30 मिनट का जो पीरियड होता है उसमें भी उसकी रुचि बहुत कम दिखती है मुझे। फ़ोन पे ज़्यादा रहता है, वीडियो गेम पे ज़्यादा रहता है। तो अब मुझे लगता है कि अगला चैलेंज हमको यह है कि क्लासरूम को कैसे मेंटेन किया जाए। और जो हम पूरे देश में कहते हैं कि वह विश्वविद्यालय में 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा में 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, इस पे भी अब हमको बहुत फोकस करना पड़ेगा। पहले क्या था कि आपने देखा होगा कि युवा बहुत चैलेंज स्वीकार करता था और बहुत सामाजिक कामों में लगा रहता था। अब मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं और ये चेंजेज अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या जो हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ अभी हमने एक MOU किया है नशा मुक्ति पे, एक ड्रग फ्री उत्तराखंड पे, एक टीबी मुक्त उत्तराखंड पे। तो जो 3 कामों पे ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमारे साथ में एक MOU किया है और मैं देखता हूँ कि जहाँ भी हम आप लोगों के लेक्चर कराते हैं तो तुलनात्मक ये देखने को मिला मुझे कि युवा जो है 1 महीने बाद मुझसे कहता है कि मंत्री जी उनके लेक्चर करने के बाद हमको थोड़ा सी एक नई दिशा मिली है। तो अब धीरे धीरे हमको ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को जो है आध्यात्मिक ज्ञान कैसे दिया जाए, राष्ट्र क्या है, देवत्व क्या है, वैचारिक अधिष्ठान क्या हम लोगों का, भारत की जो पृष्ठभूमि है, ठीक है, हमारा जो भारत है वो क्या था पहले, सोने की चिड़िया क्यों कहते थे हम, ये हम अपने सिलेबस में भी पहले हमारे एक पूर्वज एक किताब पढ़ाई जाती थी, वो किताब चले गई कहीं। अब मैं एक हमारी विरासत के एक किताब ला रहा हूँ ताकि बच्चों को जो है, नए पीढ़ी के बच्चों को अपनी विरासत के बारे में पता हो कि भाई हमारा जिला कैसे था, हमारे यहाँ कौन कौन महापुरुष थे, हमारे यहाँ की कल्चर क्या था। आज युवा कल्चर से भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, विमुक्त होता जा रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और मुझे लगता है कि इस पे हम सबको मिलके काम करना चाहिए। अब जिस बात पर आपने प्रकाश डाला मैं उसी से वो प्रश्न लेना चाहता हूँ। आप उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड को लोग देवभूमि कहते हैं, भारत को भी देवभूमि कहा गया है, भारत को अध्यात्म की जननी कहा गया है। आज भी विश्व भर के लोग भारत को एक विश्व गुरु के रूप में मन की शांति के लिए, जीवन के मार्गदर्शन के लिए एक कंपस के रूप में, एक दिशा सूची के रूप में लोग देखते हैं। मगर आज की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में, जैसे आप कह रहे थे, युवा वर्ग हो या एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इस युग में हम जी रहे हैं, तो वो भारत के आध्यात्मिक मूल्य हो, वो आध्यात्मिकता हो, वो कितनी प्रासंगिक है? क्या उसका कोई फ़ायदा आज लोगों को हो सकता है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी जड़ें जो हैं अब उधर ही हमको जाना पड़ेगा। और भारत एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है और जैसे हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, वैसे हमारा पूरा भारत का जो सांस्कृतिक भारत हमारा, पूरे भारत का जो हमारा पूरा परिदृश्य था हजारों वर्ष पुराना, हमारे यहाँ वेद थे, हमारे यहाँ पुराण थे, हमारे यहाँ रामायण थी, हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों की अलग अलग व्याख्या थी, सबका एक ही वो था कि भाई हमको जो है ईश्वर की प्राप्ति करनी है। और 4 धाम थे हमारे यहाँ शंकराचार्य जी के बारे में आपने देखा होगा कि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को जो है एक करने में कितना बड़ी भूमिका है उनकी। तो ये अब हमको जाना तो वहीं पड़ेगा और विश्व कल्याण अगर हो सकता है तो वो जो है हमारे भारत के कारण हो सकता है। और धीरे धीरे अब पूरे विश्व के लोग भी समझ रहे हैं, भारत के जो बुद्धिजीवी लोग वो भी समझ रहे हैं और
आप जैसी संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाओं का भी बड़ा रोल है कि हमको नए भारत के लिए, जो हमारा पौराणिक काल का भारत था, धीरे धीरे हमको उसकी तरफ जाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय में आपका शुभागमन हुआ है। आप एक पब्लिक लाइफ में हैं तो आप एक बहुत ही पारखी नज़र रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं। यहाँ पर आपने क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें आपको लगी कि हाँ, देखिए, ब्रह्म कुमारी के बारे में मैं काफ़ी जगह गया हूँ जी, और जो नैतिक ज्ञान आप बच्चों को देना चाहते हैं और दे रहे हैं, जो डिवोशन ब्रह्म कुमारी में आप लोगों का है, ये सच में जो है शोध करने वाला विषय है। और मैं कई बार कहता भी हूँ कि अगर सामाजिक सेवा देखनी है कहीं और नैतिक कर्तव्यों को बढ़ते हुए कहीं देखना है, तो हमको 1-2 दिन जो है ब्रह्म कुमारी में जरूर जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाषण देने से कुछ नहीं होता है। जब आदमी व्यक्ति जो है देखता है, वहाँ प्रैक्टिकली देखता है कि लोग कैसा काम कर रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगभग 60,000 लोग आपके यहाँ जो है घर बार छोड़ के काम कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। पूरा जीवन जिन्होंने यहाँ लगा दिया, समर्पित, तो सच में हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत ज्ञानवर्धक भी है, प्रेरणादायक भी है। और मैं तो नई पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ, दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि एक बार जो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जरूर आना चाहिए। यहाँ के नैतिक मूल्यों को भी देखना चाहिए, यहाँ के जो सामाजिक कामों को भी देखना चाहिए, यहाँ पे जो आप मानवता की सेवा कर रहे हैं उसको भी नज़दीक से देखने का सबको मौका मिलना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। समय इशारा करता है कि मैं इस मुलाकात को यहाँ रोकूं, मगर आपने जो चीज़ें कही हैं, और भी चीज़ें हैं जो हम सुन सकते हैं, और भी चीज़ें आप शेयर करेंगे, ऐसी आशा है। मगर अगली मुलाकात में फिर आप पुनः पधारें, ऐसी शुभ आशाएँ हैं। मगर आज आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की एक मुलाकात में हमने बातचीत की धान सिंह रावत जी से। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सरलता से इस बात को स्पष्ट किया कि कैसे आज अपने जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों को भूलते गए हैं। अगर हम वापस उस भारत के प्राचीन मूल्य परंपराओं पर जाते हैं, वापस भारत के आध्यात्म की ओर रुख करते हैं, तो जीवन में परिवर्तन संभव है। उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष देखे हैं, उन्होंने जो प्रयास किए हैं, वो अनुकरणीय हैं। अगर आज हम इन बातों का ध्यान रखें तो बहुत कुछ हम अपने लिए भी कर सकते हैं, हमारे समाज के लिए कर सकते हैं, पूरे देश और पूरे विश्व के लिए कर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, अगर विश्व कल्याण की अगर बात करते हैं तो उसके लिए भारत ही है जो कार्य कर सकता है। और भारत सिर्फ एक देश नहीं है, हम सब से मिला हुआ ये जनसमूह ही भारत है। अगर हम सभी इस कार्य के प्रति कटिबद्ध हो जाएं, तो फिर विश्व कल्याण संभव है। आज की इस एक मुलाकात में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।